हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 5 के अंदर अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और भार को w से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यानी कि जो मास जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और भार कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। द्रव्यमान क्या होता है कि यह पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, और जबकि भार क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल क्या होता है? भार होता है। किसी पदार्थ कण के लिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी पार्टिकल आपके पास है, कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, उसका द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। लेकिन अनंत व पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कैसा होता है? शून्य होता है। यानी कि द्रव्यमान तो कभी भी किसी कण का शून्य नहीं हो सकता, लेकिन अनंत पर और पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का यानी किसी वस्तु का भार कैसा होता है? शून्य होता है। इसका मान जी के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि द्रव्यमान का मान गुरुत्वीय त्वरण के साथ नहीं बदलता है, जबकि भार का बदलता है। क्योंकि भार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? W बराबर mg। और जैसे जैसे ये g बदलेगा वैसे वैसे ही W का मान बदलेगा, यानी कि W यानी भार का मान बदलेगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक किलोग्राम, भार या न्यूटन। अब न्यूटन क्यों है इसका? क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। चूंकि अभी अपने क्या पढ़ा कि भार क्या होता है? एक प्रकार से आरोपित आकर्षण बल होता है, बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी कि भार का मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम भार और 1 न्यूटन। विमा, द्रव्यमान की विमा, तो द्रव्यमान में केवल m है, मास है, तो m1 हो जाएगा, L0 और T0 हो जाएगा। किलोग्राम जो भार होता है, इसका मात्रक किलोग्राम भार होता है, इसकी विमा क्या होगी? m1 L1 T-2। क्यों? क्योंकि m और g, m तो यहाँ पर क्या? मास है, द्रव्यमान, तो m की पावर कितनी आ गई? 1। g क्या है यहाँ पर? त्वरण। और त्वरण की मात्रक क्या पढ़ा था अपन ने? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई 1 आ गई, और बटा में सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? घात इसकी -2। अब देखो, कल एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने क्या बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी कण विद्यमान है, कोई भी पिंड है, तो उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है। अब उस जो बल होता है, जो आकर्षण बल होता है या जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी प्रकृति हमेशा ही कैसी होती है? आकर्षण की प्रकृति होती है, यानी कि गुरुत्व आकर्षण। देखो नाम में छुपा हुआ गुरुत्व आकर्षण, यानी कि गुरुत्व आकर्षण में हमेशा ही इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण की प्रकृति होती है। जैसे स्थिर वैद्युत बल है और चुंबकीय बल है, उनमें क्या होता है कि समान आवेशों के बीच तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अथवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे सैटेलाइटों को छोड़ा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो जब उनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अब वो जो चक्कर लगाते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मान लो कोई वस्तु और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और वह गति कर रहा है कण, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण पिंड की गति में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल जी से तो क्या किसको प्रदर्शित किया गया था? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना बताया था? 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है। मान लो कोई पिंड या कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, दो पिंडों के, मान लो एक तो ये पृथ्वी अपनी और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो दो पिंड हो गए। तो इन एक का द्रव्यमान, तो मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान तो m है और इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F बराबर G, वहाँ पर m1 m2 था तो m1 की जगह तो कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m है यानी उस वस्तु का द्रव्यमान, तो G mm बटा आर स्क्वायर। यदि G गुरुत्वीय त्वरण हो तो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल, यानी कि अगर G गुरुत्वीय त्वरण है तो वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल क्या होता है भाई? F बराबर क्या होता है? ma होता है। और पृथ्वी के द्वारा उस पर आरोपित बल F बराबर ma है, तो a की जगह क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, क्योंकि इस त्वरण की जगह क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी एक प्रकार से आप भार मान सकते हो, यानी कि उस वस्तु का भार क्या होता है? W बराबर mg तो होता है, और वो mg ही क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल ही तो होता है वो mg। तो F बराबर mg। इसको समीकरण 2 दिया, उस पहले वाले को यहाँ पर समीकरण दिया था 1, यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। 1 व 2 की तुलना करें, क्योंकि इनके LHS बराबर, इधर F बराबर mg है और उधर F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर है। तो इनकी LHS बराबर है तो RHS बराबर होगी, तो mg बराबर जी m1 m बटा आर स्क्वायर। और यहाँ से m को काट दिया, m से m कैंसिल हो गया, तो g बराबर क्या बचेगा? जी m बटा आर स्क्वायर। और g बराबर g बटा आर स्क्वायर, m की जगह क्या लिख दिया? 4/3 पाई आर क्यूब रो। कैसे आए ये देखो, अपन ने पहले पढ़ा कि F बराबर जी m बटा आर स्क्वायर, ये तो हो गया न्यूटन आकर्षण बल। दूसरा बल पढ़ा अपने, वस्तु का बल या भार जो है वो है बराबर mg। LHS बराबर है दोनों की, तो RHS भी बराबर होगी, यानी कि mg बराबर जी m स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। स्मॉल m है, स्मॉल m काट दो, गुरुत्वीय त्वरण का मान आ रहा है जी m बटा आर स्क्वायर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान किस पर निर्भर करता है? कैपिटल M। कैपिटल M क्या था? पृथ्वी की त्रिज्या। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और आर क्या है यहाँ पर? पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है? यानी कि G समानुपाती M, G समानुपाती 1/r², यानी कि जैसे जैसे M का मान बढ़ेगा वैसे वैसे G का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे G का मान कम होगा। अब इसके आगे लिखा है अपने पास, कहना आया था यहाँ पे G बराबर जी m बटा आर स्क्वायर लिखा अपन ने। अगर स्मॉल r लिए पृथ्वी की त्रिज्या तो स्मॉल r, और कैपिटल R लिए तो कैपिटल R। अब यहाँ पर ये क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डेंसिटी को, घनत्व को रो से लिखा जाता है, द्रव्यमान को m से और आयतन को v वॉल्यूम से। रो इक्वल टू m/v, और यहाँ से m का मान क्या आएगा? रो v। v आयतन, पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार होती है, तो गोले का आयतन कितना होता है? रो गुणा में 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा जी का मान इधर। ये तो आया है अपना m का मान, और ये m का मान उठा के कहाँ रख दो? यहाँ पर रख दो, तो आ जाएगा अपने पास g बराबर 4/3 पाई रो जी आर। ये पढ़ लिया अपने। अर्थात g का मान ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या व घनत्व पर निर्भर करता है, न कि ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या व घनत्व पर। अर्थात कोई ग्रह हल्की व भारी वस्तु में समान त्वरण उत्पन्न करता है।
यानी कि मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हमेशा ही जो जी का औसत मान है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वो फिक्स है, चाहे कोई वस्तु हल्की होगी तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, और कोई वस्तु भारी होगी तो भी फिक्स रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करें कि तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किन कारकों के कारण बदलता है, यानी कि स्मॉल जी का मान किन कारकों के कारण बदलता है। तो पहला तो है पृथ्वी का आकार, अभी पढ़ा था अपन ने। दूसरा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, यानी कि आपने जो वस्तु ली है उसको आप पृथ्वी के धरातल से या पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर लेके जाते हो। तीसरा पृथ्वी की सतह से गहराई, यानी कि उसको पृथ्वी में कितनी गहराई तक लेके जाते हो। और चौथा है पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो किस प्रकार बदलता है। अब कंपटीशन एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन देगा अपने को कि जी का मान अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन देगा ध्रुवों पर, दूसरा भूमध्य रेखा पर, तीसरा कुछ और दे देगा, केंद्र पर दे देगा, ठीक है, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के आकार के कारण का मतलब क्या है, पृथ्वी जो होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, ऐसे इलिप्स। ये जो मोटाई होती है ये कम होती है और ये ज्यादा होती है, यानी कि ये तो अपन मानोगे ये अपनी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये त्रिज्या जो होती है ना, ये दूरी ये तो होती है ज्यादा, और ये जो होती है कम होती है। तो अपने को क्या याद रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अधिकतम कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। और जी मिनिमम कहाँ होता है, इस विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। अगला, जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाएंगे, मान लो ये पृथ्वी है, इसकी आर त्रिज्या है ये, ठीक है। अपन जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाएंगे, तो वैसे वैसे ही क्या होगा, जी के मान में कमी आती जाएगी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती जाएगी। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने का मतलब ही क्या होगा कि वस्तु का भार कम होगा, यानी जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वस्तु का भार कम होगा, अर्थात जी के मान में कमी आएगी। जैसे जैसे अपन पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे तो भी क्या होगा, जी का मान कम होगा, यानी कि वस्तु का भार, पिंड का भार कैसा होगा, कम होगा। चार बातें हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है, यानी कि पृथ्वी के आकार के कारण, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। अब अगला प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले घटता है बाद में बढ़ता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो अपने को याद रखना है कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाएंगे वैसे वैसे जी का मान कम होगा। देखो सीधी सी बात है कि पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो जी का मान भी कैसा होगा, कम होगा। और जी का मान कम होने का तात्पर्य क्या है, वस्तु का भार कम होना, ठीक। गहराई में ऐसे ही जाएंगे तो भी क्या होगा, जी का मान कम होगा। चौथा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्स पर घूमती है, तो उसके एक्स पर घूमने के कारण ध्रुवों पर तो जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो ध्रुव होते हैं ना, पोल जो होते हैं ध्रुव, उनके ऊपर तो पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है, यानी कि विषुवत रेखा पर इसके घूर्णन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। थैंक यू।